14 जनवरी 1761 दिवस संक्रांति, स्थान पानीपत। शास्त्रों में संक्रांति का दिन कभी अशुभ नहीं माना जाता, परंतु उस दिन तो मानो स्वयं प्रलय तांडव करने रणभूमि आया था। यह वो दिवस था जब हिंदवी स्वराज्य को आर्यावर्त की प्राचीन सीमाओं तक ले जाने के प्रयास अकृतार्थ हुए और अफगान, रुहैल एवं अवध की संयुक्त सेना के हाथों हिंदवी स्वराज्य पराजित हुआ। सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में प्रायशः 65,000 मराठा योद्धाओं ने 63,000 विदेशी आक्रांताओं का सामना किया, जिनका नेतृत्व अफगानी आक्रांता अहमद शाह अब्दाली कर रहा था। इस युद्ध में वह विजयी हुआ। उसकी सेना ने साथ में आए कई निर्दोष तीर्थयात्रियों का नरसंहार किया और कई को बंदी बनाया। समय के निरंतर घूर्णन करते चक्र के साथ मराठा साम्राज्य के शौर्य की ज्वाला मानो एक तरह से निर्वाण हो चुकी थी, परंतु इस भस्मावशेष से निकले कुछ योद्धा, जिन्होंने जीवन पर्यंत किसी अन्य आक्रांता को विजय श्री का वर्ण नहीं करने दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका TF5 पर और अनटोल्ड हिस्ट्री के इस नवीन अंक में मैं आपका परिचय कराऊंगा एक ऐसे ही शूरवीर योद्धा महारजी शिंदे से, जो पानीपत के रणभूमि में पराजित तो हुए, परंतु उस पराजय को अपने जीवन का अंतिम पराजय बना दिया। तो विलंब आरंभ करते हैं। महारजी शिंदे उन योद्धाओं में सम्मिलित थे जो पानीपत के तृतीय युद्ध में जीवित बच सके थे। श्रीमंत सरदार शिंदे बहादुर महारजी शिंदे का पानीपत के युद्ध में केवल युद्ध संस्कार हुआ था, उसके पश्चात भी उनका जीवन वीरता और शौर्य का अप्रतिम उदाहरण बना। 3 दिसंबर 1730 को राणोजी शिंदे के घर महारजी शिंदे ने जन्म लिया था। उनकी शिक्षा दीक्षा मराठा पद्धति से ही हुई। जब युवा पेशवा माधवराव ने शासन संभाला तो उनके शत्रु जितने उनके साम्राज्य के बाहर थे, उतने ही भीतर भी। माधवराव अपने पूर्वज पेशवा बाजीराव बल्लाळ की भांति परिपक्व एवं कुशल नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण थे। वे भली भांति परिचित थे कि योग्य नेतृत्व ही हिंदवी स्वराज्य को उसका खोया हुआ यश और गौरव पुनः दिला सकता है। उनके नेतृत्व में सर्वप्रथम ये अधिनियम स्थापित किया गया कि जो भी अपने कार्यों में भ्रष्ट सिद्ध हुआ या जिसने भी राष्ट्रद्रोह किया, उसे सार्वजनिक दंड भी दिया जाएगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली और शक्तिशाली क्यों न हो। इसका उदाहरण उन्होंने अपने ही परिवार के माध्यम से दिया, जब उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर अपने ही काका रघुनाथ राव को कारावास में डालने का निर्णय लिया था। पेशवा माधवराव ब्रिटिश साम्राज्य के बढ़ते प्रभाव से भी परिचित थे और वे उन्हें इस्लामी आक्रांताओं जितना ही क्रूर समझते थे। जब मैसूर के सुल्तान हैदर अली पर उन्होंने आक्रमण किया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें सहायता का प्रस्ताव दिया। इसे पेशवा माधवराव ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि सर्प से मित्रता करना अर्थात अपने ही साम्राज्य का विध्वंस करने के समान था। जब तक वे जीवित थे तब तक ब्रिटिश साम्राज्य बंगाल से आगे अपने फन नहीं फैला पाया और पेशवा माधवराव की आसामयिक मृत्यु के पश्चात श्रीमंत शिंदे ने पेशवा माधवराव के स्वप्न को अक्षुण्ण रखा। पेशवा के शक्ति संवर्धन के साथ उन्होंने अपनी शक्ति भी सुदृढ़ की। पेशवा की ओर से दिल्ली पर अधिकार स्थापित कर महारजी शिंदे ने शाह आलम को मुगल सिंहासन पर बैठाया, अर्थात मुगल सिंहासन पर आरूढ़ बादशाह महारजी शिंदे का पालतू तोता था। इस प्रकार पानीपत में खोई हुई मराठी अस्मिता को महारजी शिंदे ने न केवल पुनर्जीवित किया, वरन पूर्व से भी कहीं अधिक सशक्त किया। माधवराव की मृत्यु से उत्पन्न अव्यवस्था तथा उससे उत्पन्न प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध में उन्होंने रघुनाथ राव, जिसने अंग्रेजों को अपनी आत्मा बेच दी थी, तथा अंग्रेजों के विरुद्ध नाना फडणवीस और शिशु पेशवा का पक्ष ग्रहण किया। कुशाग्र बुद्धि से परिपूर्ण महारजी व्यक्तिगत जीवन में सरल तथा स्वभाव से सहिष्णु, धैर्यशील और उदार थे। उनमें नेतृत्व क्षमता और सैनिक प्रतिभा तो थी ही, राजनैतिक परिपक्वता भी असाधारण थी। महारजी के मुख्य सलाहकार और सरसेनापति शेणवी रेगे, केरकर तथा लाड़ परिवार से थे। विषम परिस्थितियों तथा आंतरिक वैमनस्य के बाद भी केवल राजनैतिक चातुर्य और अदम्य शौर्य के बल पर वे सफल हुए। एक इतिहासकार के अनुसार महारजी शिंदे 18वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महानतम सेनापति थे और इन्हीं के नेतृत्व में मराठों ने पानीपत की तीसरी लड़ाई के पश्चात मराठा साम्राज्य का पुनरुत्थान किया।
बताते चले कि ये महाड़जी शिंदे वही थे जिन्होंने टीपू सुल्तान के कथित वर्चस्व को छिन्न भिन्न कर दिया था। महाड़जी शिंदे के नेतृत्व में मराठा सेना ने मैसूर सल्तनत के लड़ाकों को गजेंद्रगढ़ के युद्ध में न भूतो न भविष्यति पराजय का रसास्वादन कराया। जिस टीपू सुल्तान का इतना महिमा मंडन किया जाता है, वह टीपू सुल्तान संभवतः आपको ज्ञात हो कि मराठा सेना के समक्ष टिक ही नहीं पाया एवं कायरों की तरह पीठ दिखाकर युद्ध भूमि से पलायित हुआ। 3 बार मैसूर और मराठा सेनाओं की भिड़ंत हुई और तीनों बार मराठा सेना की विजय हुई। 1787 में गजेंद्रगढ़ के संधि के अंतर्गत टीपू को मराठा योद्धाओं को 48 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति, प्रतिवर्ष 12 लाख रुपए की भेंट और हैदर अली द्वारा नियंत्रण में लिए गए समस्त क्षेत्रों को स्वतंत्र करने पर बाध्य होना पड़ा और इसी के साथ टीपू को केवल नवाब फतेह अली खान की मानद उपाधि से ही संतुष्ट होना पड़ा। यही नहीं, जब तक महाड़जी शिंदे जीवित थे, यूरोपीय शासक विशेषकर ब्रिटिश साम्राज्यवादी चाहकर भी बंगाल से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। पेशवा माधवराव के आसामयिक मृत्यु के पश्चात उत्पन्न प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध में उन्होंने अकेले दम पर अंग्रेजों को पराजित किया एवं इन्हीं के शर्तों पर मराठों और अंग्रेजों में सालबाई की संधि संभव हो सकी। इससे महाड़जी का नाम विश्व के कोण कोण तक प्रसिद्ध हो गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने फ्रेंच सेना की सहायता लेना भी उचित समझा और उन्होंने फ्रेंच प्रशासक डिबोइन की सहायता से अपनी सेना को अत्यधिक सुरक्षा प्रदान की एवं उनका सशक्तिकरण भी किया। फ्रेंच सैनिक बिनॉय आई डी बोइंग ने उनकी सेना को फ्रांसीसी पद्धति से सुसज्जित किया और यूरोपीय सेना से लड़ने हेतु तैयार किया और उनकी सेना में अनेक फ्रेंच सिपाही भी भर्ती किए गए, जिससे मराठा सेना अंग्रेज सेना से भिड़ने के लिए सक्षम हो गई। धन्य थे महाड़जी शिंदे, धन्य थे उनके वीर योद्धा और धन्य थी उनकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। परंतु देश का दुर्भाग्य देखिए, अल्पायु में 1772 में पेशवा माधवराव का निधन हुआ और वैसे ही 12 फरवरी 1794 को महाड़जी शिंदे की असामयिक मृत्यु हो गई, जब वे अपने गौरव के शिखर पर थे। यदि ये कुछ वर्ष और जीवित रहते तो शायद भारत का भी परतंत्र ही नहीं होता। यदि वे तनिक और जीवित रहते तो हमारे भारत का मानचित्र कुछ और ही होता। ये कथा थी अखंड भारत के एक वीर योद्धा थी, ये कथा थी एक धर्मवीर की, ये कथा थी एक महान भारतीय की। आपके समक्ष ऐसी ही कथाएं लेकर उपस्थित होता रहूंगा मैं अनटोल्ड हिस्ट्री के आगे के अंकों के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम।